अधिगम के बचे हुए क्वेश्चन हैं, रीड स्टडी में हम पढ़ते हैं। ज्ञानी निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानी की अधिगम सोपान के सर्वोत्तम स्तर की है? समस्या समाधान अधिगम। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। सीखने की गति कॉग्निटिव क्षेत्र में। अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का क्या अर्थ है? स्वयं अनुशासन और नियंत्रण। अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का क्या अर्थ है? स्वयं अनुशासन और नियंत्रण। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अधिगम एक प्रवृत्ति है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया। ये कथन है बोडवर्थ का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये कथन है स्किनर का। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है सीखना। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वचिंतन, स्व अनुभव, स्वक्रिया। ये सभी निम्नलिखित में से कौन से का विपरीत शिक्षण का संकेत होता है? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। हम करके सीखते हैं। किसने कहा है? डॉक्टर मैंस ने। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोदैहिक। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे शिक्षा क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। बालक को क्रियाविधि से पढ़ाना ही श्रेष्ठकर होता है क्योंकि बालक स्वयं सक्रिय रहता है तथा स्वतः अनुभव करता है। फलस्वरूप प्राप्त नवीन अनुभव अथवा ज्ञान अधिक समय तक स्मृति में रहता है। सीखने का स्थानांतरण है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित करना चाहिए। ये नहीं है ना। सीखने वाले को प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, कारणों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन दंडित करना चाहिए, ये गलत है। सीखे हुए ज्ञान कौशल और विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रमशः मंद हो जाती है उसे नतोदर वक्र या कॉनकेव कर्व कहते हैं। सॉरी, ये गलत है। मतलब जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है बाद में मंद, तो इसका है ना, इसमें आंसर गलत लिखा है, लेकिन इसका आंसर असली है नतोदर वक्र। मतलब क्योंकि पहले तो तीव्र थी और फिर मंद हो गई, मतलब नकारात्मक हो रहा है ना। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। अधिगम का शिक्षा में योगदान है नवीन अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार परिवर्तन, समायोजन, उपयुक्त सभी। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव से नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। जैसे 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता। पियाजे द्वारा दिए गए बाल विकास की विभिन्न अवस्था तथा अधिगम सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए अधिगम के निर्मित मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता परम आवश्यक है। जैसे 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। बालकों में अधिगम क्रिया करके होता है। अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि बच्चा उपयोग सभी करे। क्या? बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत अधिगम में तीनों नियमों का दृष्टिगत रखते हुए अधिगम एक सक्रिय व प्रभावी प्रक्रिया है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? आध्यात्मिक। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। इसके अभाव में सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जिज्ञासा समाप्त होने से, परीक्षा परिणाम आने से, अनुभव की कमी से। इनमें से कोई नहीं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में संस्कृति का विकास 2 चरणों में होता है। पहला सामाजिक स्तर पर, इसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर होता है। पहले लोगों के बीच यानी अंतर व्यक्ति, फिर स्वयं के अंदर यानी अंतरा व्यक्ति। बाहर वातावरण से अंदर की ओर बच्चे के आंतरिक स्तर की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोत्स्की ने आंतरिकरण कहा। इन्होंने कहा कि बच्चे ज्ञान का सृजन निर्माण करते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा का बल दिया। तर्क चिंतन आदि सभी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को मदद करते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और ब्रूनर। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है?
एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है। बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहते हैं, सही है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सही है। अभिप्रेरणा अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हों, बाहरी कारणों से प्रेरित हों। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें पाने के उद्यम से सहायता करना। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि ये विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। निम्न में से कौन सीखने के सही उत्तर हैं? सबसे पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान, बोध प्रज्ञान। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप, प्रेरणा है, रुचि है, अधिगम की इच्छा है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप या समरूप तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतर होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्यों में सहचारात्मक तत्वों की कितनी समानता है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूप, ग्राम, मॉर्फीम। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये नहीं है ना। विद्यार्थियों की उन धारणा को जानना जिन्हें लेकर कक्षा में आते हैं। विद्यार्थी को इससे उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। बच्चों को ये सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख सुधार सकते हैं, है ना। तो पहला है इसका आंसर। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं। अनिश्चित, हाँ, कभी कभी, नहीं। परिपक्वता सीखने की एक अनिवार्य शर्त है, यह अधिगम का आधार है और अधिगम का एकमात्र स्रोत है जो मानव विकास को पूर्ण बनाती है। परिपक्वता, तखान इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जाता। यदि अधिगम से पहले परिपक्वता होती है तो समय और ऊर्जा का अधिक अपव्यय होता है। अतः सीखना तब शुरू होना चाहिए जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो। परिपक्वता सीखने के साथ आती है, जरूरी नहीं है कि उम्र के साथ आए। रिसेन ने कहा कि परिपक्वता आवश्यक है लेकिन जीवन के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। परिपक्वता का संबंध आनुवंशिकता तथा अधिगम का संबंध वातावरण से है। प्राणी में विशेषता आनुवंशिकता द्वारा जाने के बाद माध्यम से प्राप्त होती है। काल क्रम में स्वतः एक विशेष क्रम में और एक विशेष गति से प्रकट होते हैं। आनुवंशिक गुणों के इसी क्रमिक और स्वतः विकसित होने की प्रक्रिया को परिपक्वता कहते हैं। बच्चों की जातिगत विशेषताएं जैसे रेंगना, खिसकना, बैठना, चलना इत्यादि परिपक्वता द्वारा ही विकसित होती है। परिपक्वता द्वारा विकसित होने वाले गुणों की विकास गति को प्रशिक्षण से नहीं बढ़ाया जा सकता है। 5 साल का एक बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और सकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह पर्यायी चिंतन या रिवर्स थिंकिंग नहीं कर सकता। एक साइकिल पर जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है,
तेज चलाओ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। यह समझ प्रदर्शित कर रहा है कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। जब कोई प्रक्रिया का प्रावस्था किसी दूसरी प्रक्रिया या प्रावस्था को उत्पन्न करती है तो इसे कारणता कहते हैं या इफेक्ट कॉज इफेक्ट कहते हैं। जो प्रक्रिया प्रावस्था उत्पन्न होती है उसे प्रभाव कहते हैं तथा प्रभाव को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया प्रावस्था को कारण कहा जाता है। कारणता को कार्य कारण भी कहते हैं। कारण और प्रभाव घटनाओं के बीच संबंध का एक प्रकार है। जैसे एक कारण एक प्रभाव पैदा करता है। एक कारण के कई प्रभाव हो सकते हैं। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? अनुकरण अधिगम। अनुकरण एक उन्नत व्यवहार है जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करता है और उसकी प्रतिकृति बनाता है। यह बालक के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अनुकरण अधिगम को सामाजिक अधिगम का एक रूप मानता है। अनुकरण शब्द आमतौर पर सचेत व्यवहार को संदर्भित करता है। अवचेतन अनुकरण को मिररिंग भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।